हेलो डियर फ्रेंड्स, बेसिस से जुड़ा हुआ एक आखिरी टॉपिक और टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बेसिकली हमने सिर्फ चंद एक ऐसी बेसिस हैं जिसके आपने इस्तेमाल देखने हैं और वो जो बेसिस हैं वो डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं हमारी। तो पहले जो है वो है डियर स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका केमिकल फार्मूला है। ये इस्तेमाल होगा सॉप के अंदर, साबुन बनाने में इस्तेमाल होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा और साथ में जो प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्रीज है वहां पर भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पेट्रोल को रिफाइन करने में इस्तेमाल होगा। अब आप सोच रहे हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता क्या है। डियर स्टूडेंट, जब जमीन से तेल निकाला जाता है ना तो वो जो ऑयल होता है ना उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। अब वो जो जमीन से ऑयल निकाले ना वो क्रूड ऑयल है और उस क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोलियम, उसके साथ साथ हमारे पास जो डीजल है, जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी की सारी आपस में मिक्सअप होती हैं। जमीन से जो तेल निकल रहा है ना उसके अंदर पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा, बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना वो सारी की सारी ऐड होती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने उस क्रूड ऑयल में से पेट्रोलियम को सेपरेट करना है, डीजल को सेपरेट करना है, बाकी चीज़ों को अलग करते जाना है। अब वहां से क्रूड ऑयल से पेट्रोल को साफ करने के लिए, अलहदा करने के लिए हम जो बेस इस्तेमाल करेंगे, जो अल्कली इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मतलब पेट्रोल को हासिल करने के लिए, साफ करने के लिए, अलहदा करने के लिए, किससे? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल कौन सा? जो जमीन से निकल रहा है, उसको क्या नाम दे देंगे? पेट्रोलियम रिफाइनिंग का नाम दे देंगे। और उसमें बेस कौन सी इस्तेमाल होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर पल्प। अब पेपर पल्प बनाने के लिए, पेपर पल्प क्या है? ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इस्तेमाल होता है पेपर्स को बनाने के लिए। और पेपर पल्प को बनाने के लिए भी हम किसे इस्तेमाल करेंगे? बेस को। उसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर भी हम इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कौन कौन से यूज आ गया? सोप इंडस्ट्री, उसके बाद आ गया टेक्सटाइल के अंदर आ गया, उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर आ गया, उसके बाद आपके पास आ गया पेपर पल्प में, और उसके बाद आ गया मेडिसिन में भी इस्तेमाल होगा। सेकंड जो बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जो फंगीसाइड्स हैं, यानी कि फंजाई को किल करने वाले केमिकल्स जो होंगे, उसमें भी हम किसे इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फंगीसाइड्स को बनाने के लिए, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब वाटर सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, बेसिकली जो वाटर होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में फर्क क्या होता है? जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, या फिर अब मैं सिंपल अल्फाज में कह दूं, हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम होगा और जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं सॉफ्ट वाटर की बात करता हूं तो सॉफ्ट वाटर के अंदर जो मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो थोड़ी कम अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम हार्ड वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलबत्ता हम हार्ड वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर भी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। लेकिन फ़र्क कितना होता है कि हार्ड वाटर में ये चीज़ें ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक हम हार्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे तो। अब हमने क्या करना है? हार्ड वाटर को चेंज करना सॉफ्ट वाटर के अंदर, उसको हम नाम दे देंगे वाटर सॉफ्टन का। अब वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह को पानी से निकालने के लिए, पानी में इन चीज़ों को कम करने के लिए हम एक बेस इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेक्स्ट वन इज ड्रेसिंग मटेरियल फॉर द एसिड बर्न, यानी कि अगर किसी हाथ पर या जिस्म के किसी हिस्से पर एसिड गिर जाता है गलती से और वो हिस्सा जल जाता है, अब वो जो जला हुआ हिस्सा है उसके ऊपर अगर हमने मरहम लगाना है तो हम क्या करेंगे? मरहम के तौर पर एक बेस लगा देते हैं, उसका नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, अगर किसी के हाथ पर लेबॉर्ट्री के अंदर गलती से कोई एसिड गिर जाएगा तो आपने फ़ौरन वहाँ पर ढूंढना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसको उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, तो वो जब लगाएंगे तो वो एज ए मरहम के तौर पर काम कर देगा। लास्ट वन आ गया न्यूट्रलाइजिंग। अब न्यूट्रलाइजिंग का मतलब क्या? डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो सॉइल्स होती है ना वो क्या होती हैं? वो एसिडिक इन नेचर हो जाती हैं। देखिए, जो चैप्टर नंबर था आपके पास एनवायरनमेंट वाला,
वहाँ पर मैंने एसिड रेन की बात की थी। अब एसिड रेन की वजह से जो ज़मीन पर जब एसिड रेन गिरी, तो एसिड रेन गिरने की वजह से वो जो ज़मीन है ना, उसके अंदर जो एसिड की कंसंट्रेशन है, जो एसिडिटी होगी ज़मीन की, वो बढ़ती चली जाएगी। अब एसिडिटी अगर ज़मीन की बढ़ गई तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर हमें वहाँ पर फसलों को ग्रो करवाना है, क्रॉप्स या फील्ड्स ग्रो करवानी है या कोई ट्री लगाना है, तो हमें पहले उसकी एसिडिटी को कम करना पड़ेगा। अब उसकी जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, हमें एक बेस वहाँ पर ऐड करना पड़ेगी, और वो जो बेस होगी वो क्या होगी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होगी। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होगी, ये क्या करेगी, ये वहाँ पर जाकर सॉइल को क्या कर देगी डियर स्टूडेंट्स, ये सॉइल को कर देगी न्यूट्रलाइज। जब सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो फिर आप वहाँ पर जो क्रॉप्स वगैरह या जो कुछ उगाना चाहें वो उगा सकते हैं। तीसरा आ गया हमारे पास अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब डियर स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड इस्तेमाल होता है रिमूव करने के लिए, रिमूव द ग्रीस स्पॉट फ्रॉम द विंडोज। अगर जो हमारे पास ग्रीस स्पॉट्स हैं, वो ग्रीस के जो धब्बे हैं, वो कोई विंडो के ऊपर, जो हमारे घरों में विंडोज होती हैं उसके ऊपर सम टाइम धब्बे लग जाते हैं ग्रीस के। अब उस ग्रीस के स्पॉट को रिमूव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे कपड़ों के ऊपर कोई इंक स्पॉट बन जाता है, कोई स्याही का दाग बन जाता है, धब्बा बन जाता है इंक स्पॉट, तो इंक स्पॉट ऑन ड्रेस, उसको भी साफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एक बेस, उसका नाम क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा NH4OH। तो आप ये इस्तेमाल करें अपने कपड़ों के ऊपर, तो जितने भी इंक के स्याही के धब्बे होंगे जो गलती से ये दोस्तों ने लगा दिए, तो वो आप साफ कर सकते हैं और घर वालों के डांट से भी बच सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आगे डियर स्टूडेंट्स जो समझने वाली है वो ये है कि लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं रीएजेंट के तौर पर। किसके तौर पर, रीएजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब रीएजेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट, रीएजेंट एक केमिकल सब्सटेंस होती है जो हम किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड कर देते हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि क्या वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। दो काम होते हैं, अगर हमें किसी जगह पर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है तो हम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, और रिएजेंट क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें इस बात का आइडिया नहीं है, हमें पता करना है जी उस सोल्यूशन में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो हम उस केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए एक रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कहेंगे केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जो या तो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर दूसरा काम क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और या फिर हम इससे पता करने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो दो काम इसके होंगे, किस चीज़ के, लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स के। और लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक आखिरी पॉइंट बचा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में इस्तेमाल होता है। अब उस पॉइंट का नेम क्या है, बी स्टिंगिंग। अगर शहद की मक्खियों ने काट लिया आपको, उसका जो डंग है वो काफ़ी ज़्यादा पेन प्रोड्यूस करता है, उस बी स्टिंगिंग के अफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वो यूज़ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो फेज नंबर 2 था, जो आपका बेसिस से रिलेटेड था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।